हेलो स्टूडेंट, मैं विष्णु दिवाकर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस बीए प्रोग्राम सेमेस्टर थर्ड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं तो उनकी पॉलिटिकल साइंस का जो फर्स्ट लेसन है तुलनात्मक राजनीति वाला। तो उसमें से जो आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है वो है आपका तुलनात्मक राजनीति का अर्थ बताइए, उसकी परिभाषा, उसकी प्रकृति और उसके क्षेत्र के बारे में बताइए। ठीक है, तो सेमेस्टर थर्ड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए वीडियो है। और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए, क्योंकि आपको इस वीडियो के अंदर आपको जो है सेमेस्टर थर्ड का जो सिलेबस है उसका जो आपका फर्स्ट लेसन है तुलनात्मक राजनीति, उसका आपको आंसर इसके अंदर मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपको सामने जो है क्वेश्चन लिखा हुआ है कि तुलनात्मक राजनीति का अर्थ, परिभाषा और प्रकृति और क्षेत्र बताइए। तो यहाँ आपका जो है ये आंसर यहाँ पर आपको विजिबल है। देखिए आंसर यहाँ से स्टार्ट होगा कि तुलनात्मक राजनीति राजनीति विज्ञान की एक शाखा और एक विधि है जो तुलनात्मक अध्ययन पर आधारित है। ठीक है, किस पर? तुलनात्मक अध्ययन पर आधारित है। तुलनात्मक राजनीति में दो या अधिक देशों की राजनीति की तुलना की जाती है। जब हम बात कर रहे हैं दो या फिर प्लस में इससे ज्यादा के जो देश होंगे, ठीक है, अगर हम इससे ज्यादा के देशों की बात करेंगे तो वो जो तुलना की जाएगी, कंपेरिजन किया जाएगा, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? तुलनात्मक राजनीति कहलाएगी। अब एक ही देश की अलग अलग समय की राजनीति की तुलना की जाती है और देखा जाता है कि इसमें समानता क्या है और अंतर क्या है। ठीक है, तो ये तुलनात्मक राजनीति कहलाएगी आपकी। अब तुलनात्मक राजनीति की जो है परिभाषाएं यहाँ पर दी गई है और आपको सबसे पहली चीज मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी स्टूडेंट को इसके नोट्स चाहिए हो तो वो जो है हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकता है और उसके बाद वो हमारे से नोट्स की पीडीएफ ले सकते हैं। 8700401498। और हो सकेगा तो हम शायद आपकी जो पीडीएफ है वो आपको हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम आपको डाल के दे देंगे। तो चलिए हम वीडियो को आगे लेकर चलते हैं। तुलनात्मक राजनीति की परिभाषा। तो यहाँ तुलनात्मक राजनीति की परिभाषा जो है ब्रायवंती जो है इन्होंने लिखा है कि तुलनात्मक राजनीति सामाजिक व्यवस्था में उन तत्वों की पहचान और व्याख्या है जो राजनीतिक कार्य तथा उनके संस्थागत प्रकाशन को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर जो है एक परिभाषा यहाँ पर हमने एक ही ली है, क्योंकि बहुत सारे विचारक हैं, बहुत सारे जो हैं इसके विचारकों ने, लेखकों ने जो है इसकी परिभाषा दी है। तो आपको मैं पहले ही बता दूं कि कभी भी हम जब परिभाषा की बात करते हैं तो किसी भी चीज़ की एक पर्टिकुलर परिभाषा नहीं होती है। परिभाषा अपने अपने शब्दों में अलग अलग विचारक जो है वो दे देते हैं। आगे चलते हैं। परिभाषा के बाद अगर हम बात करें तो तुलनात्मक राजनीति की प्रगति की। तो आज तुलनात्मक राजनीति में केवल शासन शासन के ढांचों का ही अध्ययन न करके बल्कि सभी राजनीतिक सॉरी सभी राजनीतिक सिद्धांतों, आदर्शों तथा व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। इसलिए आज तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति भी बदल चुकी है। अब इसलिए आज तुलनात्मक राजनीतिक प्रकृति को लेकर विद्वानों में मतभेद का उभरना भी स्वाभाविक ही है। अब अलग अलग विद्वान जो हैं वो इसकी जो तुलनात्मक राजनीति है इसकी प्रगति को लेकर जो है विद्वानों में मतभेद भी रहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो तुलनात्मक राजनीति एक विज्ञान है क्योंकि इसके क्षेत्र में सम्मिलित जाने वाली विषयों का अध्ययन वैज्ञानिक विधि द्वारा किया जाता है। कि जितने भी तुलनात्मक राजनीति के अंदर जितने भी विषय आते हैं, ठीक है, वो सभी विषयों का जो अध्ययन होगा वो वैज्ञानिक विधि के द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा? वैज्ञानिक विधि के द्वारा। तो तुलनात्मक विधि और विश्लेषण वैज्ञानिक विधि के ही महत्वपूर्ण अंग माने जाते हैं। इसके अध्ययन के परंपरागत उपागमों जो कि वास्तव में वैज्ञानिक तरीके ने थे का स्थान अब उनके नए उपागमों, व्यवहारवादी, संरचनात्मक, कार्यात्मक, पद्धति विश्लेषण आदि ने ले लिया है। अब तुलनात्मक राजनीति ने एक स्वतंत्र अनुशासन पद प्राप्त कर लिया है। इस विषय पर अनेक मान्य और अधिकृत ग्रंथ हैं और विषय को यह स्थान दिलाने वाले एक अनेक विख्यात लेखक हैं। तुलनात्मक राजनीति कोई कला नहीं है। जिस प्रकार की राजनीति को एक कला कहा और माना जाता है। देखो राजनीति जो वर्ड है वो अपने आप में, जो राजनीति वर्ड है, तो राजनीति वर्ड को बोला जाता है कि एक कला है। ठीक है, तो जो तुलनात्मक राजनीति है वो बताया गया कि तुलनात्मक राजनीति जो है वो कला, जिस प्रकार की राजनीति को कला माना जाता है तो ऐसा कोई कला इसके अंदर, मतलब तुलनात्मक राजनीति को कोई कला के नाम नहीं दिया गया है। ठीक है, जो नॉर्मल राजनीति को अगर हम वर्ड यूज करते हैं तो वो वहां पर हम राजनीति को बोल सकते हैं कि राजनीति एक कला है। अब राजनीति के जनक कौन है? राजनीति के जनक जो है वो अरस्तु है। ठीक है, अरस्तु है राजनीति के जनक, अरस्तु है। दूसरा अगर हम इसके अंदर पॉइंट देखते हैं तो दूसरा पॉइंट आता है तुलनात्मक राजनीति का विकास हाल ही में हुआ है। इस विषय का वैज्ञानिक ढंग से विकास वर्तमान शताब्दी में
विशेष रूप से विगत 7 दशकों में हुआ। ये बताया गया है कि जो शब्द जो है वो हाल ही में ही मतलब जो है विकास जो है इसका हुआ है तुलनात्मक राजनीति का। और इस विषय का वैज्ञानिक ढंग से विकास जो है वो वर्तमान शताब्दी में विशेष रूप से विगत 7 दशकों में हुआ है। वास्तव में अगर देखा जाए तो तुलनात्मक शासन जो होता है, तुलनात्मक जो शासन होता है उसके विषय में तुलनात्मक राजनीति से पहले विकसित हुआ और उस पर अनेक ग्रंथ और रचनाएं पूर्वगामी शताब्दी में भी प्रकाशित हुई हैं। किंतु तुलनात्मक जो शासन है, जो कि अब तुलनात्मक राजनीति का ही एक प्रमुख अंग माना जाता है, इसका अध्ययन भी वैज्ञानिक ढंग से और नए उपागमों के अनुसार तुलनात्मक राजनीति के साथ ही विकसित हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो हमारा तीसरा पॉइंट कहता है इसका, तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन क्षेत्र अति व्यापक है। कैसा है? बहुत ज्यादा व्यापक है। अब व्यापक आप समझते हैं, बहुत ज्यादा मतलब फैला हुआ है। ठीक है, फैला हुआ है। जैसा कि विषय के नाम से ही बताया जा चुका है, तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में राजनीति के सभी पहलू और शासन के सभी अंगों व उनकी प्रक्रियाओं और राजनीतिक पद्धति के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन को सम्मिलित किया जाता है। अब इसके अगर हम चौथे पॉइंट की बात करें तो इसमें चौथा पॉइंट है, तुलनात्मक राजनीति में विशेष बल तुलनाओं पर है। किस पर? तुलनाओं पर। देखो सिंपल सी बात है, ये जो वर्ड है वो पूरा का पूरा किस पर चल रहा है? वो चल रहा है आपका तुलनात्मकता पर। ठीक है, तो तुलनात्मकता की अगर हम बात करें तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर तो सभी चीजों पे क्या है, वो तुलना की जा रही है। जैसा कि नाम से इस पर संकेत मिलता है कि इस विषय के अध्ययन में अनेक प्रकार से राजनीति के विभिन्न पहलुओं की तुलनाएं की जाती हैं। इन तुलनाओं का संबंध एक से अधिक राज्यों व सरकारों अथवा राजनीतिक पद्धतियों के किसी भी पहलू से हो सकता है। शासन के अंग, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, प्रशासन। ठीक है, जो सरकार के 3 प्रमुख अंग माने जाते हैं, तो वो अब शासन का प्रभाव डालने वाले और उससे प्रभावित होने वाले पर्यावरण, सामाजिक, आर्थिक व्यवस्थाएं और राजनीतिक संस्कृति व सामाजिकरण, राजनीतिक विकास, राजनीतिक समूह व दल और जनसंचार के माध्यम, लोकमत, विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं इसके अंदर सम्मिलित है। उसके बाद हम बात करें इसके अंदर तो देखो अन्य प्रकार के राजनीतिक व्यवहार, निर्वाचन, अभियान, मतदान और प्रदर्शन, ये सब इसके अंदर सम्मिलित है। तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र क्या कहता है? तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र विवादपूर्ण रहा है। इसका मुख्य कारण है कि इसके परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण मेल नहीं खाते हैं। पुराने राजनीतिक विचारक अपने अध्ययन क्षेत्र को केवल शासन तथा सरकार के ढांचे तक सीमित रखते थे, जबकि आधुनिक विद्वान इनके क्षेत्र को बहुत ही व्यापक बना देते हैं। व्यापक यानी कि फैला हुआ। ठीक है, तुलनात्मक राजनीति का विषय क्षेत्र क्या है? अब इसके अंदर बताया गया था राजनीति समाजीकरण का अध्ययन सबसे पहला है। इसके अंदर नंबर 1 बताया जाता है कि जो ये हमारा तुलनात्मक राजनीति का जो विषय क्षेत्र है, इसका सबसे पहला पॉइंट आता है राजनीतिक समाजीकरण का अध्ययन। ठीक है, तो राजनीतिक समाजीकरण तुलनात्मक राजनीति का एक महत्वपूर्ण अध्ययन विषय है। राजनीतिक समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा राजनीतिक मूल्यों तथा दृष्टिकोणों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद में आपका तो आपका इसका जो दूसरा पॉइंट है वो आता है आपका इसके अंदर राजनीतिक संस्कृति का अध्ययन। अब राजनीतिक संस्कृति का अभिप्राय क्या है? इसमें बताया गया कि नागरिकों के व्यवस्था के प्रति जो दृष्टिकोण, विश्वास, भावनाओं तथा मूल्यों से है, तो ये सारी चीजें किसमें आती है? आपकी राजनीतिक संस्कृति के अंदर आती है। उसके बाद में इसमें एक और पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं, वो है आपका नौकरशाही की भूमिका। तो यहाँ पर बताया गया है कि नौकरशाही की प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विशेषतः वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थाओं में नौकरशाही सरकार या प्रशासन की रीढ़ की हड्डी बन गई है। यदि आधुनिक युग को नौकरियों का युग कहा जाए तो ये गलत ना होगा। ठीक है, नौकरशाही यहाँ पर उसकी भूमिका ज्यादा होती चली जा रही है। उसके बाद में इसका महत्व आता है। तो आज विश्व में 190 से अधिक प्रभुत्व प्राप्त देश हैं और नए राष्ट्रों की जनता उपनिवेशों के प्रजननों की भांति सीधी व नम्र नहीं रही है। आज के समुदाय पूर्व की तुलना में कहीं अधिक राजनीतिक है। तो अगर हम बात करें उपनिवेश यानी कि जितने भी बड़े बड़े खतरनाक देश हुआ करते थे वो छोटे देशों पर जो है कब्जा कर लिया करते थे, तो अब ऐसा कुछ नहीं है। सभी देशों में जनसाधारण की राजनीतिक सहभागिता बढ़ रही है, सभी को मौका मिलता है। विकसित देशों के नागरिक की पूर्व की अपेक्षा अधिक राजनीतिकृत हो गए हैं और वे अपनी सरकारों से विभिन्न समस्याओं का वृद्धिपूर्ण मात्रा में निराकरण चाहने लगे हैं। निष्कर्ष की अगर हम बात करें तो तुलनात्मक पद्धति अभी प्रवाह की स्थिति में है और यह निर्णायक या अंतिम स्थिति में नहीं पहुंच पाया है और इसके रास्ते में अनेक कठिनाई पाई जाती है। तुलना करने के लिए अनेक बातों की आवश्यकता भी पड़ती है। दूसरी समस्या अगर हम बात करें यहाँ पर
तो ये है कि वो इस चीज़ को संकेत करते हुए है कि सर्टोरी ने लिखा है कि जब तक वृहद स्तर पर कुछ ऐसे प्रयासों का निर्माण नहीं हो जिनके बारे में अधिक से अधिक जानकारी हो और जो तुलनीय हो, तब तक राजनीति में तुलनात्मकता संभव नहीं है। इसके लिए तुलना के विषयों में समानता का कुछ न कुछ अंश आवश्यक है और उनके बारे में अध्ययनकर्ता को पूरी जानकारी होनी भी चाहिए। तो ये जो हमारा पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट था इस वीडियो के अंदर, वो हमारा था CBCS के जितने भी स्टूडेंट हैं सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर के, उनका सबसे पहला अध्याय है। और इसके नोट्स के लिए आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर आप जो है इसको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से आप ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।